हेलो स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। कोरोना काल में आप सभी लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो माय डियर स्टूडेंट, अपना जो फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे, वायुमंडल की संरचना और संगठन, इसको अपन आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो के अंदर जो बचा हुआ भाग है इसका, उसको अपन पूरा कर लेते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं वायुमंडल का संगठन व संरचना। ठीक है, इस टॉपिक को आज हम बचा हुआ भाग इसका पूरा कर लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था वायुमंडल का जो संगठन है, इसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल के अंदर कई प्रकार की गैसें पाई जाती है, धूल के कण पाए जाते हैं, जल वाष्प पाई जाती है। अपनी गैसों का प्रतिशत भी मैंने आपको दिखा दिया कि कितने कितने के प्रतिशत पाए जाते हैं। अब देखो, इसे संगठन के अंतर्गत वायुमंडल में पाई जाने वाली जो प्रमुख गैस है वो नाइट्रोजन अपन पढ़ चुके थे, और अभी दूसरी गैस जो है वो है ऑक्सीजन। ठीक है, O2 ऑक्सीजन गैस मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है, और ऑक्सीजन गैस जो है वो लगभग अपने वायुमंडल के अंदर 20.9 या 95% या आप बोल देंगे 21% मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो गैस है इसकी विशेषता क्या है? ऑक्सीजन जो है यह एक प्राणदायी गैस है, प्राणदायी गैस है। ठीक है, कहां से आती है? पेड़ पौधे श्वसन क्रिया के दौरान, ठीक है ना, पेड़ पौधे श्वसन क्रिया के दौरान क्या करते हैं? CO2 गैस को छोड़ते हैं, CO2 गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं? छोड़ते हैं। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन अपने वायुमंडल के अंदर इस प्रकार से आती है। साथ में समुद्र में पाए जाने वाले समुद्री शैवाल, ठीक है ना, समुद्री शैवाल जो है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन अपने वायुमंडल के अंदर विसर्जित करते हैं। तो इसकी ये खासियत होती है। इसके अलावा देखो, यह एक ज्वलनशील गैस है, ज्वलनशील गैस है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वह अपने वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन गैस नहीं होती तो आग नहीं जलती। तो वायुमंडल के अंदर जब ऑक्सीजन गैस है, इसी की वजह से आग लगती है। तो मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन गैस आग बुझाने में सहायक होती है, जबकि ऑक्सीजन जो गैस होती है, ज्वलनशील गैस है, आग को जलाने के अंदर सहायक होती है। तो ये भी ऑक्सीजन गैस की एक बड़ी विशेषता है। ठीक है, ये जो गैस है वायुमंडल के अंदर लगभग 64 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। बाद में ये ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे क्या होती है? समाप्त हो जाती है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ऑक्सीजन की मात्रा जो है वायुमंडल में जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसकी मात्रा क्या होती जाती है? कम होती जाती है, और सांस लेने में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो लगभग 8 किलोमीटर, शायद 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर के लगभग वहाँ पर ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या होती है? कम हो जाती है। तो अपने धरातल के नीचे वाले भाग में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पाई जाती है, और ऊपर वाले भाग में कम मिलेगी, अपने को सौमंडल में कम होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा और क्या खासियत है? देखो, ऑक्सीजन जो गैस है ये प्राचीन समय के अपने वायुमंडल में नहीं थी। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन गैस है वो समुद्रों पर आई, और समुद्रों पर आने के बाद में धीरे धीरे अपनी पृथ्वी पर भी आना शुरू हो गई। तो ये ऑक्सीजन गैस है। तीसरी जो गैस है, इंपॉर्टेंट गैस है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, CO2 इसका रासायनिक सूत्र रहेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये अपने वायुमंडल के अंदर 0.03% मात्रा में पाई जाती है। बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर ये पूछा जाता है कि वायुमंडल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है? 0.03% मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की पाई जाती है। ये
जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये सौर विकिरणों को अपनी धरती पर आने देती है। सौर विकिरण जो है इन सौर विकिरण को क्या करती है अपनी धरती पर आने देती है। ठीक है ना, जैसे सूर्य की किरणें अपनी धरती पर आती है तो इनको आने तो देती है लेकिन ऊष्मा को वापस जाने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है ना, तो ये है दूसरा। CO2 गैस के बारे में और अगर अपन जानकारी दें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये आती कहां से, श्वसन क्रिया के दौरान। श्वसन क्रिया के दौरान मानव जो है, मानव ऑक्सीजन गैस को क्या करता है, ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, छोड़ देता है। जबकि पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो एक तो मानव के द्वारा दी, दूसरी ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है, इस ज्वालामुखी विस्फोट के समय बहुत सारी गैसें वायुमंडल के अंदर पहुंच जाती है। उनके अंदर एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस आती है वो कौन सी होती है, जलवाष्प होता है। जलवाष्प के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये भी वायुमंडल के अंदर इस ज्वालामुखी विस्फोट के साथ में वायुमंडल में जाकर व्याप्त हो जाती है। ठीक है ना, और कई प्रकार की क्रियाएं जिनसे CO2 गैस जो है वो वायुमंडल के अंदर व्याप्त हो जाती है। अब ये गैस जो है ये भारी गैस है, और इसकी खासियत है ये गैस किस प्रकार की है, भारी गैस है। तो भारी गैस होने के कारण ये कम ऊंचाई पर ही मिलेगी आपको, ज्यादा ऊंचाई पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नहीं मिल पाती है। ठीक है ना, पहली बात ये। दूसरी बात है एक अपने होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इस ग्रीन हाउस प्रभाव के अंतर्गत जो मेन गैस है कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या करती है, ये अपने वायुमंडल के अंदर एक मोटा आवरण बनाती है। CO2 का क्या बनता है, एक मोटा आवरण। अब सूर्य की किरणें आ जाती है धरती पर, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये सूर्य की किरणें धरती पर पहुंचने के बाद ये अपनी धरती को गर्म करती है। गर्म करने के बाद में इनसे ऊष्मा निकलती है, तो इस ऊष्मा जो है वापस वायुमंडल के अंदर चली जाती है। लेकिन जब इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आवरण मोटा हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण मोटा हो जाता है, तो ये ऊष्मा को वायुमंडल में जाने से क्या करती है, रोकती है। रोकने के कारण से धरती का जो तापमान है, तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है। तापमान में वृद्धि करने में सहायक होती है, ये भी कह सकते हैं। ग्रीन हाउस के अंदर मेन गैस कौन सी है, CO2। और वैश्विक जो तापमान बढ़ोतरी हो रही है, इस तापमान को बढ़ाने के अंदर भी कौन सी गैस सहायक है, तो आप लोग सीधा बता सकते हो कि CO2 जो गैस है इसको बढ़ाने के अंदर सहायक है। ठीक है, इसकी मात्रा को कम करने के लिए एक सम्मेलन हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के अंदर एक सम्मेलन किया गया था, जिसके अंतर्गत इसे CO2 गैस को कम करने के अंदर इसके प्रयास किए गए थे। ठीक है ना, तो इसके अन्य जो स्रोत है वो जैसे कोयला है, पेट्रोलियम पदार्थ है, ठीक है, ईंधन है, इनको जलाने से भी CO2 गैस वायुमंडल के अंदर पहुंच जाती है। तो कई स्रोत है इसके पहुंचने के। तो इसमें पाई जाने वाली जो गैस है इसके अंदर मुख्य रूप से CO2 गैस भी है। CO2 इसके अलावा एक है ऑर्गन गैस। ऑर्गन वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैस है उसके अंदर तीसरे नंबर पर कौन सी आती है, ऑर्गन गैस आती है। इसकी मात्रा जो है वायुमंडल में 0.93% के रूप में पाई जाती है। यह एक एक्रिय गैस है। ठीक है, ऑर्गन किस प्रकार की गैस है, तो आप लोग बता सकते हो कि ऑर्गन जो है वो एक एक्रिय गैस है, इसकी कोई रासायनिक क्रिया नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सारी भी एक्रिय गैसें जो है कम मात्रा के अंतर्गत वायुमंडल के अंदर भी पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक अपनी और गैस इंपोर्टेंट ओजोन, O3। ये ओजोन गैस भी अपने वायुमंडल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट गैस होती है। इसकी मात्रा तो बहुत कम होती है, परंतु ये वायुमंडल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण सूर्य की जो पैराबैंगनी किरणें होती है, सूर्य की पैराबैंगनी किरणों को धरातल पर आने से रोकती है।
धरातल पर आने से रोकती है। तो एक तरह से ये किसका काम करती है? छलनी का काम करती है। छलनी या छलनी बोलते हैं ना, छलनी या छलनी का काम करती है, जो अपने को इन पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? बचाती है। इसलिए ये जो ओजोन गैस है ये अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। मतलब ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और बाद में शुद्ध करके इनको वायुमंडल के अंदर भेजती है। ये जो गैस है वायुमंडल के अंदर 15 से लेकर 35 किलोमीटर तक ज्यादा पाई जाती है। इसलिए इस 30 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई वाला जो भाग है इसको अपन ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ओजोन गैस कितने लिए इंपॉर्टेंट गैस है और इसे ऊंचाई पर पाए जाने के कारण इसको ओजोन मंडल के नाम से भी अपन जानते हैं। अब देखो क्या हो रहा है, वर्तमान समय के अंदर ओजोन का ह्रास हो रहा है। ओजोन गैस का क्या हो रहा है? ओजोन ह्रास हो रहा है। ओजोन ह्रास होने के कारण वो अपने लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। जैसे ध्रुवों पर जो अपने नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इन पर ओजोन छिद्र हो रहे हैं। मतलब जहां पर ओजोन गैस नष्ट हो गई उसको क्या कहते हैं? ओजोन छिद्र, ठीक है ना। तो ओजोन छिद्र हो रहे हैं। अब ओजोन छिद्र होने के कारण सूर्य की सीधी किरणें कहाँ आएंगी? धरती पर पड़ेंगी, जिसकी वजह से क्या होगा? तापमान बढ़ेगा। तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। और तापमान में वृद्धि होने के कारण इन ध्रुवों पर पड़ी हुई जो बर्फ है, मतलब इतनी मोटे मोटे बर्फ की पहाड़ है, अगर वो बर्फ पिघल गई तो अपनी धरती जो है वो पानी के अंदर डूब सकती है। पानी में डूबने का खतरा भी बन जाएगा। इसलिए ये ओजोन ह्रास जो है या ओजोन छिद्र हो रहे जो है ये अपने लिए बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकते हैं। ओजोन ह्रास किससे हो रहा है? एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, हेलोजनिक गैस बोलते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस, ठीक है ना, CFC। इनके उत्सर्जन के कारण ये ओजोन क्या हो रही है? नष्ट हो रही है, ठीक है ना। ये गैस किस काम में लेते हैं? AC है, फ्रीज है, इनके कारण एक सुपरसोनिक विमान होता है, सुपरसोनिक विमान। ये सुपरसोनिक विमान जो है ये भी क्या करता है? ओजोन को नष्ट करने में सहायक होता है। इसलिए ओजोन गैस जो है वो अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इस प्रकार से ये वायुमंडल के अंदर पाई जाने वाली गैसें हैं। आगे पर देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी और जो पदार्थ है वो पाए जाते हैं। और पाया जाता है जैसे मान लो धूल कण, वायुमंडल के संगठन के अंदर और क्या पाया जाता है? गैस। और गैसों के अलावा क्या पाया जाता है? धूल के कण पाए जाते हैं। धूल के कण किस किस के हो सकते हैं? समुद्र के नमक के हो सकते हैं, समुद्री नमक है, मृदा के कण, ठीक है। समुद्र के कण, समुद्र का नमक जो है वो नमक भी हवा के साथ में वायुमंडल के अंदर पहुंच जाता है। इसके अलावा आंधी वगैरह आने से सूक्ष्म मिट्टी के जो कण है वो भी पहुंच जाते हैं। इसके अलावा धुएं की पराग, राख ये पहुंच जाती है। राख जो होती है ना, जो अपन चूल्हे के अंदर राख होती है ईंधन जलाने के बाद में, वो राख के कण भी वहां पर पहुंच जाते हैं। इसके अलावा पराग, धूल व उल्काएं, ये सारे चीजें जो है इनके कण जो है उन सभी को अपन कह सकते हैं धूल कण। ये सारे कण जो है वायुमंडल के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है ना। उल्का पिंडों के कण जो है ये भी यहाँ पर मिल जाएंगे। ये वायुमंडल के निचले स्तर कहाँ पाए जाते हैं? सौर मंडल में पाए जाते हैं। सौर मंडल के अंतर्गत पाए जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ पाए जाते हैं? सौर मंडल के अंतर्गत इसी प्रकार के सारे कण पाए जाते हैं। जाते कहाँ से? जैसे मान लो धुआं गाड़ी मोटर है, कारखानों का निकलता रहता है, पराग वहां से चली जाती है, राख हवा के साथ
ठीक है। इसमें देखो उपोष्ण और शीतोष्ण, उपोष्ण व शीतोष्ण क्षेत्रों में ये अधिक पाए जाते हैं, जबकि ध्रुवों पर और विषुवत रेखा पर जो है ये धूल कण जो वायुमंडल के अंदर क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, ठीक है ना। ये देखो काम क्या आते हैं धूल के कण वायुमंडल में तो जलवाष्प पाई जाती है, हवा के अंदर जलवाष्प जो पाई जाती है, इस जलवाष्प को संघनित करने के अंदर सहायक होते हैं। संघनित करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। संघनन का मतलब जानते हो ना, जलवाष्प का जल के रूप में परिवर्तित होना ही क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। तो कहीं ना कहीं वायुमंडल के अंदर जो वर्षा होती है, इस वर्षा के होने से पहले उसका संघनन होता है, बादल बनते हैं, और बादल बनने के साथ में ही धरती पर क्या होती है, बरसात शुरू हो जाती है। धूल के कण सूर्य ताप को रोकते भी हैं, सूर्य ताप को रोकते हैं, सूर्य ताप को रोकते हैं, कम करते हैं, परावर्तित भी करते हैं, सूर्य के प्रकाश परावर्तित भी क्या करते हैं। धूल कण क्या काम है, सूर्य के तापमान को रोकते हैं और साथ में जो उसका जो सूर्य तक उसको परावर्तित करने का कार्य भी करते हैं, ठीक है ना। इसी के कारण, इन धूल कणों के कारण ही सूर्यास्त व सूर्योदय के समय लाल दिखाई देता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय लाल क्यों देता है, प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है ना। यह प्रकिरण द्वारा जो आकाश में लाल और नारंगी प्रकार के दृश्य वो दिखाई अपने को देते हैं। साथ ही में धूल युक्त जो कोहरा बनता है, धूल युक्त कोहरा, ये धूल युक्त कोहरा जो है वो भी इसी धूल कणों के कारण ही बनता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये धूल के कण जो है वायुमंडल के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये भी अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा वायुमंडल में और क्या मिलेगा, जलवाष्प। वायुमंडल में क्या पाया जाता है, जलवाष्प। जल जो है वाष्प के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तो जलवाष्प जो है वायुमंडल में प्रति इकाई आयतन में पाया जाता है और इसकी मात्रा जो है 0 से लेकर 4% के बीच में पाई जाती है। जलवाष्प जो वायुमंडल के अंदर औसत जो है 0 से लेकर 4% तक पाया जाता है। मतलब उष्णाद्र जो क्षेत्र है, उष्ण व आर्द्र, इन क्षेत्रों के अंदर जलवाष्प जो उसकी मात्रा कितनी होती है, 4% होती है, मतलब ज्यादा होती है। जबकि ध्रुवीय क्षेत्रों में जो है वो लगभग 1% की मात्रा में ही यह जलवाष्प वायुमंडल के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। तो ऊंचाई बढ़ने के साथ में जलवाष्प कम हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। ऊंचाई के साथ जलवाष्प कम होता जाता है, ठीक है ना। जलवाष्प की मात्रा ऊंचाई के साथ में जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे क्या होती जाती है, घटती जाती है। मतलब कुल मात्रा का जो आधा भाग है वो 2000 मीटर की ऊंचाई तक ही मिलता है, उसके बाद में ऊपर जाने पर ये कम मिलेगा। इसके अलावा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जलवाष्प क्या होता जाता है, कम होता जाता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की तरह जलवाष्प भी ग्रीन हाउस उत्पन्न करता है, विकिरण ऊष्मा को सुरक्षित रखता है, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों अवस्थाओं के अंतर्गत ये पाया जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जलवाष्प जो है ये भी अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जलवाष्प जो है वायुमंडल में अगर जलवाष्प की मात्रा नहीं रहेगी तो अपनी धरती पर वर्षा नहीं हो सकती। तो जलवाष्प किसके रूप में वायुमंडल में कहाँ से जाएगा, तो पहली बात है ज्वालामुखी। तो जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के साथ में बहुत सारा जलवाष्प जो है वायुमंडल के अंदर पहुंच जाता है। दूसरा, ये समुद्र का पानी जो है
वाष्पीकरण की क्रिया जो होती है, वाष्पीकरण की क्रिया के दौरान जब वो समुद्र का पानी वाष्प बन के हवा के साथ में उत्तर वायुमंडल में पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वहां पर संघनन की प्रक्रिया होती है और संघनन की प्रक्रिया के दौरान ही अपनी धरती पर वर्षा होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट, वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत ये अपनी सारी गैसें हो गई, धूल के कण हो गए, जल वाष्प हो गया। अब अपन देखते हैं इसकी संरचना किस प्रकार की है वायुमंडल की। वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की जो संरचना है इसके अंतर्गत वायुमंडल जो है कई परतों के रूप में पाया जाता है। इसमें इसकी 5 परतें हैं मुख्य रूप से। कितनी परत है? 5 परत। शोक मंडल, दूसरी आ जाएगी समताप मंडल, तीसरी है मध्य मंडल, 4 नंबर है आयन मंडल और 5वां जो है इसका है वो है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल तो 5 परतों के रूप में वायुमंडल जो है उसकी संरचना पाई जाती है। और जहां तक माना जाता है कि इतना ही अध्ययन जो है मानव के द्वारा अभी तक हो चुका है। बहिर्मंडल के आगे क्या है वायुमंडल के अंदर, इसका अभी तक अपने वैज्ञानिकों का पता, अपने वैज्ञानिक जो इसका पता नहीं लगा पाए। तो ये 5 परतों के रूप में लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक अपने को पता लगा। मतलब जितने ऊंचाई पर अपने तो सैटेलाइट है वो स्थापित किया गया है उतनी ऊंचाई तक के वायुमंडल का ही अपने को नॉलेज है। ठीक है ना। तो सबसे नीचे वाली परत कौन सी है? सौर मंडल, उसके बाद में समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और बाद में बहिर्मंडल। इस प्रकार से ये वायुमंडल की परतों के रूप में इसकी संरचना पाई जाती है। इससे वायुमंडल की संरचना की जो विस्तृत जानकारी है वो अपन कल के वीडियो के अंदर देखेंगे।